नमस्कार, मैं हूं नवेद और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। 2024 आम चुनाव का बिगुल बज चुका है। तमाम पार्टियां समीकरण बांधने में जुटी हुई हैं। कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा कर कार्यकर्ताओं को एकजुट करने की कवायद की, तो पार्टी अध्यक्ष खड़गे ने ऐलान किया कि बीजेपी को 100 सीटों पर ही 2024 में रोक देंगे। नीतीश कुमार दूसरी तरफ तमाम पार्टियों को एक मंच पर लाने की कवायद शुरू कर चुके हैं। आम चुनाव से पहले वैसे तो कई राज्यों में विधानसभा चुनाव है, पर सारा विपक्ष आम चुनाव में बीजेपी को लेकर लामबंद हो रहा है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भी डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद सड़कों पर हैं और केंद्र की बीजेपी सरकार को जमकर कोस रहे हैं। बीजेपी के खिलाफ विपक्षी एकता की बातें खूब होती हैं। ऐसा लगता है कि मानो विरोधी धड़ा साथ आ जाए तो 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को मात दी जा सकती है। हालांकि यह सब महज ढकोसला है, मुगालता है। आज हम आपको वो 3 कारण बताएंगे जिससे पानी की तरह साफ हो जाएगा कि सारी विपक्षी पार्टियां एक भी हो जाए तो भी मोदी को सत्ता से बाहर नहीं कर पाएंगे। पॉलिटिकल रिसर्चर आसिम अली ने इसके 3 ठोस कारण गिनाए। क्या है वो कारण जो बता रहे हैं कि मोदी का अश्वमेध यज्ञ आगे भी जारी रहेगा? आइए आपको बताते हैं। कांग्रेस पार्टी के 85वें पूर्ण अधिवेशन में 2024 लोकसभा चुनाव के लिए विपक्षी एकजुटता का मुद्दा जोर शोर से उठा। छत्तीसगढ़ के रायपुर में देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस का सम्मेलन आयोजित हुआ, जिसमें एक बात सामने आई। एनडीए से मुकाबले के लिए समान विचारों के आधार पर एकजुट विपक्ष की बहुत जरूरत है। अधिवेशन में इस संबंध में एक प्रस्ताव भी पारित किया गया। इसके अनुसार कांग्रेस पार्टी समान विचारधारा वाले धर्मनिरपेक्ष दलों के बीच सहमति बनाने की कोशिश करेगी। लेकिन सवाल यह है कि क्या कांग्रेस विपक्षी एकता की धुरी बन पाएगी? इससे भी बड़ा सवाल यह कि अगर कांग्रेस इस मकसद में कामयाब हो भी गई तो क्या विपक्षी गठबंधन इतना ताकतवर हो पाएगा कि वो बीजेपी के राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए का मुकाबला कर ले? सवाल तो यह भी है कि जहां तमाम पार्टियों में अलग अलग फूट पड़ी हुई है, ऐसे में राहुल गांधी, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, नीतीश कुमार, चंद्रशेखर राव और अरविंद केजरीवाल जैसे अति महत्वाकांक्षी लोग किसी एक पीएम के नाम के नीचे चुनाव लड़ने को राजी होंगे, वो भी तब जब ये सारे ही नेता खुद पीएम बनने की हसरत पाले बैठे। क्या राहुल गांधी विपक्ष के चेहरे के तौर पर उभर पाएंगे? ये वो तमाम सवाल है, लेकिन ये सवाल अपनी जगह है। आज हम आपको जो बताने वाले हैं वो ये कि अगर ये सब एक बैनर, एक गठबंधन नीचे आ भी जाए तब भी मोदी को हराना इनके बस की बात नहीं। पॉलिटिकल रिसर्चर आसिम अली ने इन सवालों के जवाब दिए हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने 2003 के शिमला अधिवेशन में भी ऐसा ही प्रस्ताव पास किया था। तब सोनिया गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष थी। उन्होंने 2004 के लोकसभा चुनाव के लिए सहयोगियों को साथ लाने का अभियान छेड़ा। निश्चित तौर पर उसका फायदा कांग्रेस को मिला और उस साल कांग्रेस की जीत में इस गठबंधन की बड़ी भूमिका भी रही। हालांकि यूपीए चुनाव बाद अस्तित्व में आया। यूपीए उससे पहले नाम नहीं था, बाद में अस्तित्व में आया और चुनाव से पहले कुछ सहयोगी दल थे जो जुड़ चुके थे और इस लिस्ट में 5 बड़े नाम थे: एनसीपी, टीआरएस, डीएमके, जेएमएम और एलजेपी। इसका परिणाम यह हुआ कि इन पार्टियों के दबदबे वाले राज्यों यानी कि महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, झारखंड और बिहार में गठबंधन को 114 सीटें मिल गई। यूपीए के हिस्से आई कुल सीटों का यह 52% था। तब कांग्रेस के उन नए गठबंधन दलों ने ही 46 सीटें जीत ली थी। 2024 में 2004 का इतिहास नहीं दोहराया जा सकता और इसके पीछे 3 बड़ी वजह हैं, 3 मुख्य कारण। पहला कारण, यह बीजेपी का स्वर्णिम काल। नेशनल लेवल पर छोटे दलों की या फिर दलगत राजनीति में बड़ा बदलाव आ चुका है। बीजेपी बहुत आगे निकल गई है और उसका दबदबा बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। 1989 से 2014 के बीच भारतीय डेमोक्रेसी गठबंधन के दौर से गुजरी, जब कांग्रेस एक राज्यों में ही अलग अलग पार्टियों से गठबंधन में बिजी थी। उस दौरान बीजेपी अपने साथियों के साथ डटी रही और एकजुट करके अपना जनाधार बढ़ाने में भी उसने काम किया। पार्टी ने हिंदुत्व और राष्ट्रवाद के सूत्र पर धीरे धीरे अपने वोट बैंक को मजबूत बना लिया। मतदाताओं पर बीजेपी की पकड़ को इस बात से आंका जा सकता है कि 2019 के लोकसभा चुनावों में मजबूत विरोधी गठबंधनों के बावजूद वो आगे निकल गई। बीजेपी के खिलाफ यूपी में बीएसपी और एसपी, कर्नाटक में कांग्रेस और जेडीएस, झारखंड में कांग्रेस, जेएमएम और जेवीएम साथ आए थे। फिर भी बीजेपी ने 2014 से भी बड़ी जीत हासिल कर ली। उसे 43% लोकसभा सीटों पर बहुमत हासिल हुआ। इस चुनाव परिणाम ने अलग अलग दलों के वोट प्रतिशत को मिलाकर आंकने का गणित ही बिगाड़ डाला। बीजेपी की बढ़ती ताकत का आकलन इंडेक्स ऑफ ऑपोजिशन यूनिटी यानी कि आईओयू से भी लगाया जा सकता है। पॉलिटिकल साइंटिस्ट
एडम ज़िगफेल्ड ने 2014 और 2019 के चुनावों में बीजेपी को विरोधी गठबंधन के प्रदर्शन के आधार पर बेंचमार्क तैयार किया। इसके मुताबिक बीजेपी को 2014 के लोकसभा चुनाव में 64% आईओयू का सामना करना पड़ा। यही आंकड़ा 1947 से 1971 तक कांग्रेस के खिलाफ रहा था, जब पार्टी का राष्ट्रीय स्तर पर दबदबा हुआ करता था। 2019 में तो बीजेपी के खिलाफ विपक्षी एकजुटता और भी मजबूत हुई और उसे 2014 के 64% के मुकाबले इस बार 85% आईओयू का सामना करना पड़ा। लेकिन हैरत की बात यह है कि बीजेपी को इसका नुकसान नहीं हुआ। 2014 की 282 सीटों के मुकाबले 2019 में 303 सीटें जीत ले गई। बीजेपी का जितना विरोध हुआ वो उतनी ही ताकतवर होती गई और उसे जनता का साथ मिला। दूसरी वजह, विजन नहीं, सिर्फ मोदी विरोध साथ लाया। बीजेपी विरोधी महागठबंधन खुद के लिए घातक साबित हो सकता है अगर जनता के बीच परसेप्शन ये बन जाए कि ये सभी अवसरवादी दल अपने हितों के लिए एकजुट हुए हैं, इनका देश हित से कोई लेना देना नहीं है। अगर मतदाताओं के मन में यह बात घर कर जाए कि गठबंधन दलों के पास कोई विजन ही नहीं है, उनका मकसद सिर्फ मोदी को हराना है, तो बड़े बड़े गठबंधन भी चुनावों में धराशायी हो सकते हैं। दो राजनीतिक विज्ञानियों संदीप शास्त्री और वीणा देवी ने 2019 के लोक नीति आईएनएस सर्वे डेटा के हवाले से बताया है कि कैसे कर्नाटक में कांग्रेस जेडीएस के बीच तालमेल के अभाव से गठबंधन की चुनावी नैया डूब गई। सर्वे डेटा से पता चला कि ऐतिहासिक रूप से कांग्रेस के साथ रहे दलितों के 40% वोट अब बीजेपी के पाले में चले गए। इसी तरह हमेशा जेडीएस के साथ रहने वाले वोकालिगा वोटरों का 60% हिस्सा बीजेपी का समर्थक हो चुका है। उधर यूपी में तो एसपी और बीएसपी के साथ आने से जाटव, यादव और मुस्लिम मतदाता जहां एकजुट हुए, लेकिन गैर यादव मतदाताओं का भी बीजेपी के प्रति ध्रुवीकरण हो गया। इसका नतीजा यह हुआ कि बीजेपी 80 में से 62 सीटें जीत गई। तीसरा कारण, मोदी का कोई तोड़ नहीं। किसी भी विरोधी दल के पास मोदी फैक्टर की फिलहाल कोई काट नजर नहीं आती। 1971 में जिस तरह से इंदिरा गांधी के खिलाफ गोलबंदी विरोधियों को ही भारी पड़ गई, उसी तरह 2019 में मोदी विरोधी गठबंधन बैकफायर का शिकार हो गया। इसका बड़ा कारण यह है कि पीएम नरेंद्र मोदी का अपना एक अलग वोट बैंक बन गया है जो सिर्फ और सिर्फ उनके चेहरे पर वोट करता है। 2019 के लोक नीति सर्वे में 1/3 लोगों ने कहा था कि अगर मोदी पीएम का चेहरा नहीं होते तो उन्होंने बीजेपी को वोट ही नहीं किया होता। अटल आडवाणी नहीं, ये मोदी शाह की बीजेपी। कांग्रेस पार्टी 2004 के लोकसभा चुनाव में इसलिए नहीं जीत गई थी क्योंकि 2019 के मुकाबले तब उसका बड़ा गठबंधन था। 2004 में कांग्रेस पार्टी ने 414 लोकसभा सीटों पर अपने कैंडिडेट खड़े किए थे, जबकि 2019 में वो 421 सीटों पर लड़ी। 2004 में कांग्रेस को सफलता इसलिए मिली थी क्योंकि तब कांग्रेस के सभी सहयोगी दलों का कुल मिलाकर एक ही राग था, गरीब बनाम अमीर। इसके अलावा अब की मोदी सरकार के मुकाबले तत्कालीन अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार काफी कमजोर थी। इसीलिए अगर कांग्रेस पार्टी बहुत बड़ा गठबंधन बनाने में कामयाब भी हो गई तो अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में वो बीजेपी को पछाड़ देगी, इसकी संभावना न के बराबर है। उसे मोदी शाह की बीजेपी से मुकाबला करना है, अटल आडवाणी की बीजेपी पार्टी से नहीं। तो देखा आपने, मोदी को सत्ता से हटाने की विपक्ष की भूख ही मोदी को सत्ता में वापस ला रही है। ये कारण तो इसी तरह इशारा करते हैं। आज बीजेपी का वोट बैंक अपनी जगह है, लेकिन मोदी की फैन फॉलोइंग के आगे कोई दूसरा नेता खड़ा कर पाना विपक्ष के बूते की बात फिलहाल नहीं है और ना ही कोई ऐसा नेता है जो मोदी के समकक्ष खड़ा हो सके। आपको ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।